अस्सलामुअलैकुम। MGT 301 की थीम नंबर 7 को आज हम इस वीडियो में देखेंगे, जो कि फ़ाइनल टर्म के एग्ज़ाम्स में नहायत इम्पोर्टेंट थीम है। ये थीम आप करेंगे तो आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सी चीज़ें हैं जो कि शॉर्ट टर्म के हवाले से है, शॉर्ट क्वेश्चंस के या MCQs के हवाले से। इसको हमने समझना है, बहुत इजी है, सिर्फ आपको समझना है। चलें जी, ये है कंज्यूमर ड्रिवन मार्केटिंग स्ट्रेटजी। कोई भी कस्टमर की जो उसकी मार्केटिंग जो हम करनी है किसी चीज़ की भी, कस्टमर ड्रिवन मार्केटिंग स्ट्रेटजी, वो हमने मार्केटिंग कैसे करनी है, ठीक है। अब जी, कंपनीज मस्ट एड्रेस 2 क्वेश्चंस इन ऑर्डर टू इम्प्लीमेंट अ कस्टमर ड्रिवन कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी। कस्टमर्स को डील करने के लिए हर कंपनी को 2 क्वेश्चंस का सामना करना पड़ता है। पहला जी है कि हम विच कंज्यूमर कैन वी सर्व, हम किन कंज्यूमर्स को सर्व कर सकते हैं, ठीक है। और हम लोग उनको सर्व क्या कर सकते हैं, क्या हम उनको सर्व करेंगे। टू आंसर द अबव क्वेरीज देयर 4 फाउंडेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेटजीज़। तो ये 4 इसके हेड हैं। सेलेक्ट कस्टमर्स टू सर्व, अब कस्टमर्स को सिलेक्ट करना है सबसे पहले कि किन कस्टमर्स को हमने सर्व करना है। उसके लिए हमें 2 स्ट्रेटजीज यूज़ करेंगे। फर्स्ट वन इज़ सेगमेंटेशन, फिर होगी टारगेटिंग। उसके बाद में डिसाइड ऑनर वैल्यू प्रोपोजिशन। ये ऑनर के लिहाज से कि जो चीज़ बंदा बना रहा है उसके लिहाज से ये होगी। उसमें सबसे पहले डिफ्रेंशिएशन करेंगे, ठीक है, और पोजीशनिंग करेंगे, ठीक है। अब हम लोग सेगमेंटेशन की तरफ चले जाते हैं। सेगमेंटेशन है क्या? सेगमेंटेशन रेफर्स टू सब डिवाइडिंग द मार्केट एंड ग्रुपिंग इट अकॉर्डिंग टू नीड्स। सेगमेंटेशन जी है मार्केट को सब डिवाइड कर देना है अकॉर्डिंग टू नीड, की ज़रूरियात के मुताबिक उसको सब डिवाइड कर देना है, ठीक है। इसकी हम ऐसे मिसाल लगा सकते हैं कि कोई भी मार्केट है, चाहे वो पूरी दुनिया में फैली हुई मार्केट, ठीक है, तो ये बहुत डाइवर्स मार्केट होती है। तो हम लोगों को एक ही चीज़ को हमें नहीं पता कि किस चीज़ की ज़रूरत कहाँ पे है, और हमें कोई एक प्रोडक्ट है, हमें इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं है कि हम इस प्रोडक्ट को कौन सी मार्केट में लेके जाएं, कहाँ पे इसकी ज़रूरत है। तो इसको हम डिवाइड करेंगे मार्केट अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिक एट्रीब्यूट सच एज प्लेस ऑफ रेजिडेंट, बर्थ प्लेस, एज, जेंडर, हॉबीज़ वगैरह। ये इसके 4 वेरिएबल्स हैं सेगमेंटेशन के। फर्स्ट वन है जी जियोग्राफिक वेरिएबल। ये नाम से जैसे कि जाहिर है, कोई भी सेगमेंटेशन आप करेंगे अकॉर्डिंग टू जियोग्राफी, ठीक है, उसकी लोकेशन के लिहाज से कौन सी चीज़ कहाँ पे ज़्यादा सेल होती है। इट इज़ इफ़ेक्टिव व्हेन डीलिंग विद फूड। ये बात आपने हमेशा याद रखनी है। ये जो फूड, क्लोथिंग, ये जो आपको बता रहे हैं ना, ये आपके MCQs के लिए बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको नोट कर लें। It is effective when dealing with food, clothing, home appliances and other items that are likely to make a difference in sale depending on the climate and lifestyle। मतलब कि मौसम के लिहाज से, अब मरी का जिस तरह का इलाका है, या जैसे कि उसके बाद में आप इनको डिवाइड कर देते हैं इन चीज़ों की बिना पर, ठीक है। अब इनमें आते क्या है, सबसे पहले रीजन ऑफ द वर्ल्ड, जैसे कि एशिया, नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, मिडल ईस्ट। अब जो यूरोप में रहने वाला शख्स है, वो एशिया में उसकी नीड जो डिफरेंट होगी, ठीक है। तो ये इस अकॉर्डिंग टू दिस ये आपकी सब डिवीजन हो जाएगी। उसके बाद में क्लाइमेट। अब वो एरियाज़ जहाँ पे रेनफॉल होती है, स्नो होती है, या बहुत ज़्यादा गर्मी वगैरह होती है, हब्बस होता है, वहाँ पे रहने वाले लोगों की जो नीड है वो एक दूसरे, मतलब गर्मी वाले इलाके में रहने वाले लोगों से सर्दी में रहने वाले लोगों की जो नीड्स हैं वो डिफरेंट होगी। तो हम लोग इस चीज़ की भी सेगमेंटेशन कर देते हैं कि ये क्लाइमेट के अकॉर्डिंग टू सेगमेंटेशन हो जाएगी। थर्ड इसका जो पॉइंट है वो है पॉपुलेशन डेंसिटी। मोर पीपल इन अर्बन एरियाज़, लेस पीपल इन द सबर्ब्स। तो आप लोगों ने ये तीनों चीज़ें जो है कि जैसा कि शहर में चीज़ें लेने वाले जो लोग हैं उनकी डिमांड कुछ और होगी, और गांव में रहने वाले लोगों की डिमांड कुछ और होगी। तो ये 3 पॉइंट्स हैं जो आप लोगों ने याद रखने हैं जियोग्राफिक वेरिएबल्स जो हैं इनके लिहाज से, ठीक है, कि रीजन ऑफ द वर्ल्ड, क्लाइमेट और पॉपुलेशन डेंसिटी। वो क्वेश्चन में आपको, पेपर में आपको घुमा घुमा के पूछते हैं, पर आपने ये चीज़ें
ध्यान से याद रखनी है। अगला वेरिएबल जो है जी वो हमारा है डेमोग्राफिक वेरिएबल्स। डेमोग्राफिक का जब भी आप वर्ड यूज़ करें इसमें आपको फौरी तौर पे एट्रीब्यूट्स आपके जहन में आने चाहिए कि इट इज़ मोस्ट कॉमनली यूज वेरिएबल, ये सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला डेमोग्राफिक वेरिएबल है। आपको ऐसे भी एमसीक्यूज आ सकता है विच वेरिएबल इज़ मोर कॉमनली यूज, तो आपने डेमोग्राफिक वेरिएबल पे टिक करना है। बिकॉज इसका आपने इसके क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है कि क्यों है, तो इसका आंसर आप देख सकते हैं बिकॉज इट हैज़ स्ट्रॉन्ग टाइज टू कस्टमर नीड एंड इट इज़ ईजी टू मेजर, ये आसानी से मेजर किया जा सकता है। अब इसकी एग्जांपल आप एट्रीब्यूट्स को देख लें, जैसे कि एज, मिसाल के तौर पे जो एजड लोगों की जो चीज़ें हैं वो यंगस्टर की चीज़ों से डिफरेंट है, ठीक है। ऐसे जेंडर है, कुछ अब ब्रांड्स है इसमें सिर्फ लेडीज़ की चीज़ें मिलती हैं, कुछ में बच्चों की मिलती हैं, ये इसकी एग्जांपल हो सकती है। ऑक्यूपेशन मिसाल तौर पे, ठीक है, ये है कि आप लोग किस ऑक्यूपेशन वाले लोगों को डील कर रहे हैं, सर्विस इंडस्ट्री में डील कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग में कर रहे हैं, किस में कर रहे हैं। फिर इनकम आ जाती है कि किस लेवल वाले लोगों को आप डील कर रहे हैं, लेस दैन 30 मिलियन जिनकी पर एनम इनकम है उनको डील कर रहे हैं, या आप 5 मिलियन टू लेस दैन 10 मिलियन इन लोगों को डील कर, किस क्राइटेरिया में आप डील कर रहे हैं। फिर आ जाएगा एकेडमिक बैकग्राउंड, कि आप कौन से एकेडमिक बैकग्राउंड के वाले लोगों को डील कर रहे हैं, हाई स्कूल के लोगों को डील कर रहे हैं या आप यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट को डील कर रहे हैं। फिर आ जाएगा फैमिली कंपोजिशन, आप सिंगल को, मैरिड को या बच्चों वाले लोगों को डील कर रहे हैं, या हाउस होल्ड साइज़, आपका जो हाउस होल्ड साइज़ है वो 1 2 3 कितने लोगों पर मुनहसर है, इन लोगों को डील कर रहे हैं। तो ये डेमोग्राफिक वेरिएबल्स में ये सारे इसके पॉइंट्स हैं जो कि आपने शॉर्ट आंसर्स के लिए या आपने एमसीक्यूज़ के लिए ध्यान से पढ़ लेने हैं। अगला आ जाएगा साइकोलॉजिकल वेरिएबल्स। ये वेरिएबल जो है ये पर्सनैलिटी बेस है, ठीक है, कि किस पर्सनैलिटी या किस जहनीत के लोगों को हम डील कर रहे हैं, वैल्यूज़ एंड लाइफस्टाइल। तो इट हैज़ बी सेड दैट इट इज़ क्वालिटेटिव एंड डिफ़िकल्ट टू नैरो डाउन द टारगेट। ये क्वालिटेटिव है, इसमें क्वांटिटी की जिक्र नहीं होता और ये मुश्किल है, बट द एक्यूरेसी हैज़ इम्प्रूव्ड कंसिडरेबली ड्यू टू द स्प्रेड ऑफ इंटरनेट। देखिए अब कोई चीज़ है, ओके, ये हमने क्वालिटी को सेल करना है किसी भी चीज़ की, हर बंदा उस क्वालिटी पे मुनसर नहीं होता, पर अब चूँकि इंटरनेट की जो सहूलत है वो हर बंदे के पास आसानी से अवेलेबल है, तो ये इसकी जो एक्यूरेसी है वो आजकल ज़्यादा आ रही है, ठीक है। लाइफस्टाइल एंड वैल्यूज़ पॉइंट इसका है, एम्फेसिस ऑन द ब्रांड इमेज, प्रेफरेंस ऑफ द ऑर्गेनिक प्रोडक्ट, ठीक है। पर्सनालिटी है कि आप किस तरह के लोगों को डील कर रहे हैं, सोशल लोगों को डील कर रहे हैं, इंट्रोवर्ट को कर रहे हैं, नर्वस लोगों को कर रहे हैं, किस तरह की पर्सनैलिटी रखने वाले लोगों को डील कर रहे हैं। उसके बाद में इसमें एक सबसे इम्पोर्टेंट है वो सोशल क्लास है, कि आप लोगों ने ये सेगमेंटेशन करनी है अकॉर्डिंग टू अपर क्लास, मिडिल क्लास या अपर मिडिल क्लास, किस लेवल पे लोगों को कर रहे हैं, कि गरीब जो तबका है उसको आप डील करना चाह रहे हैं, सेगमेंट कर रहे हैं, या एक बहुत हाई क्लास लोगों को डील कर रहे हैं। जो इसका फोर्थ वेरिएबल है वो है बिहेवियर वेरिएबल। ये इसकी आपकी जो असाइनमेंट भी आपकी आई थी ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। ये वेरिएबल व्हेन सेगमेंट द बिहेवियर बाय बिहेवियर पैटर्न, ये आपने उसका लोगों का जो रवैया है उनकी उसके बारे में इल्म है या उसका उस चीज़ के बारे में जो रिएक्शन है उसके मुताबिक आपने इसको सेगमेंटेशन करनी है। सबसे पहला पॉइंट है मुझे यूज़, कि आप कोई भी चीज़ की सेगमेंटेशन उन कस्टमर्स की कर रहे हैं जो कि यूज़ के लिहाज से है, मतलब उसकी जो कंज्यूमर मार्केट है वो चीज़ उसका यूज़ कैसा है, वो यूज़ डेली बेसिस पे कर रहे हैं, मॉर्निंग और इवनिंग में हो रही है, या वीकेंड पे यूज़ कर रहे हैं, या स्पेसिफिक सीज़न में आप उसको यूज़ कर रहे हैं। जैसा कि सेल वगैरह लग जाती है कुछ चीज़ों पे, कि इस लिहाज से यूज़र्स के लिहाज से करेंगे। प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ नॉलेज, ये भी है कि रिपीट नोज द प्रोडक्ट वेल, इज़ इंटरेस्टेड बट नॉट फेमिलियर विद इट। अगर आप चीज़ कोई भी प्रोडक्ट को अगर आप बार बार रिपीट नहीं करेंगे, उसके बारे में लोग जानेंगे नहीं, नॉलेज नहीं रखेंगे, तो उसके बारे में फेमिलियर भी नहीं होंगे, ठीक है। तो ये भी आपने उसकी अवेयरनेस भी देनी है। फ्रीक्वेंसी ऑफ यूज़ के इस हम लोग जो सेगमेंटेशन कर रहे हैं हमारे प्रोडक्ट की फ्रीक्वेंसी ऑफ यूज़ कैसी है, इसके जो यूज़र बहुत ज़्यादा हैं, जैसा कि अब टूथपेस्ट की एग्ज़ाम्पल आप लगा लें, वो हर घर की हर बंदे की ज़रूरत है। इस तरह ही आप लोग और सोप की या कोई भी हाउस होल्ड चीज़ों की एग्ज़ाम्पल लगा सकते हैं आप।
ये इसके 3 पॉइंट हैं, ये आपने जहन में रखने हैं। ये थी जी 4 सेगमेंटेशन के पॉइंट वेरिएबल्स। अब ये पैराग्राफ भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये जो कैटेगरीज़ के बाद ये थी सारी कंज्यूमर इंडस्ट्री की। बट इफ़ अ फर्म विशेस टू सेगमेंट द बिजनेस मार्केट, ये पॉइंट एमसीक्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट है कि अगर देखिए ये सारी जो वेरिएबल्स हैं ये कंज्यूमर मार्केट के वेरिएबल्स हैं। अगर हम लोगों ने बिजनेस मार्केट को टारगेट करना हो तो स्पेसिफिक वेरिएबल्स सच एज क्लाइंट ऑपरेशनल कैरेक्टरिस्टिक्स, बाइंग मेथड्स, सिचुएशनल कंसिडरेशन एंड पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स शुड बी कंसिडर्ड। ये जो सारे पॉइंट हैं चारों, ठीक है, इनको आपने 1 बाय 1 लिख लेना है, ये इंपॉर्टेंट है फॉर बेटर सेगमेंटेशन ऑफ फॉरेन सेक्टर। अब ये एक और पॉइंट आ गया है कि ये 3 तरह के हिस्सों में इनको डिवाइड कर दिया है। पहले था जी कंज्यूमर मार्केट, फिर थी जी बिजनेस मार्केट, अब आ गई है जी फॉरेन सेक्टर, फॉरेन मार्केट आ गई है। एन ऑर्गेनाइजेशन कैन अंडरस्टैंड जियोग्राफिकल एरिया, वही वाली जो पहले मैं बात आपको बताई है कि जियोग्राफी बेस पे होगी। बाहर के मुल्कों में रहने वाले लोग पाकिस्तान में या हमारी कंट्री की चीज़ों को उस तरह से वो यूज़ नहीं करते जिस तरह के वो लोग करते हैं, उनकी चीज़ें हम यूज़ नहीं उस तरह कर सकते, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन कैन अंडरस्टैंड जियोग्राफिकल एरिया, इकोनॉमिक फैक्टर्स एंड पॉलिटिकल और कल्चर फैक्टर्स, इन लोगों को इन चीज़ों को देखा जाएगा। अब अगला पॉइंट है कि इफ़ेक्टिव सेगमेंटेशन के लिए रिक्वायर हमें क्या क्या है। ये पॉइंट्स भी आपके बड़े इंपॉर्टेंट हैं, इनको भी आप नोट कर लें। सबसे पहले ये सेगमेंटेशन जो है मेजरेबल होनी चाहिए कि कोई भी आप सेगमेंटेशन आप जो कर रहे हैं, ठीक है, जैसे इसकी जो इट्स प्रोफाइल एंड परचेजिंग पावर कैन बी क्वान्टिफाइड बट अ फ्यू वेरिएबल्स इन एक सेगमेंटेशन आर डिफ़िकल्ट टू मेजर। इसमें ये है कि आपकी जो भी आप चीज़ सेगमेंटेशन कर रहे हैं वो मेजरेबल आपकी हो। ये ना हो कि आप लोगों ने ऐसी कोई सेगमेंटेशन कर दी है जिसमें आप उस चीज़ को मेजर ही ना कर सकें। जैसा कि लेफ़्ट हैंडेड एग्जांपल एक दी हुई है, लेफ़्ट हैंडेड जो लोग हैं उनके बारे में कि उनकी जो उनको आप मेजर नहीं कर सकते वो कितनी है। तो ऐसी कोई आप सेगमेंटेशन आपके लिए इफ़ेक्टिव नहीं होगी। एक्सेसिबल होगी कि उसके मार्केटर कैन रीच एंड सर्व दैम इफेक्टिवली, वो हर जगह इजीली आपको अवेलेबल हो, ठीक है। पीपल कैन रीच एंड डज नॉट हैव एनी जियोग्राफिकल और पॉलिटिकल बैरियर, कोई उसमें उस चीज़ में प्रॉब्लम जो है कंज्यूमर को ना आए। सब्सटेंशियल पॉइंट, अ मार्केट सेगमेंट शुड बी लार्ज एंड प्रॉफिटेबल, ये कि जो भी आप कोई सेगमेंटेशन कर रहे हैं वो आपके लिए प्रॉफिटेबल हो। ये ना हो कि जो आपने इन्वेस्टमेंट की है वो आपको पूरी ना हो सके, आप अपने पैसे ही खा जाएं, ठीक है। उसके बाद में डिफरेंशिएबल, ये है कि जी द नीड ऑफ पीपल इन सेगमेंट शुड बी सिमिलर विद इन द सेगमेंट एंड डिस्टिंग्विश फ्रॉम द नीड ऑफ पीपल फ्रॉम अदर सेगमेंट। ये है कि जी हर इंसान की जो कोई भी आप ऐसी चीज़ की सेगमेंट करें कि जो एक दूसरे से मुख्तलिफ हो, ठीक है। एक ये अगर एक ही सेगमेंट में रहने वाले लोगों की नीड्स हमेशा सेम ही होती हैं, ठीक है। जैसे कि अब इन्होंने ये बताया कि एक सिंगल और मैरिड जो मैन है उस पर उसका कोई असर नहीं पड़ता कि अगर उसने शर्ट्स खरीदनी हो तो, ठीक है। तो जो भी आप सेगमेंटेशन करें वो एक दूसरे से मुख्तलिफ होनी चाहिए। अब एक्शनेबल, यू हैव टू बी एबल टू प्रोवाइड द प्रोडक्ट एंड सर्विस टू योर सेगमेंट्स। आप लोगों ने अपनी जो सेगमेंटेशन की है उसमें आपने उसकी जो प्रोडक्ट आप लोग सेल कर रहे हैं वो एक्सेसिबल भी हो, वो एक्शनेबल हो, ठीक है। अ कंपनी स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी एंड टाइम एंड आइडेंटिफाई अ सेगमेंट एंड दे फाइंड आउट दे आर अनेबल टू फाइंड कस्टमर्स फॉर देयर प्रोडक्ट इन दैट स्पेसिफिक सेगमेंट। मतलब आप लोगों ने सेगमेंटेशन ऐसे नहीं कर देनी कि बात ये कि अगर आप सेगमेंटेशन कर रहे हैं तो वो इफ़ेक्टिव हो, लोग आपकी सेगमेंट में आके उस चीज़ को परचेज़ भी करें। बात ये कि आपने उस एरिया में आप सेल लगा दी है जहाँ पे लोग परचेज़ करना ही पसंद नहीं करते, तो कोई फ़ायदा नहीं है आपको उस सेगमेंट करने का। अब अगला पॉइंट हमारा आ गया मार्केट टारगेटिंग और टारगेट मार्केटिंग। आफ्टर सेगमेंटेशन कंपनी evaluate each segment and then select the best suited for the organization. The whole process is called market targeting, ठीक है। सेगमेंटेशन करने के बाद कंपनी हर एक सेगमेंट को देखती है और उसका जो बेस्ट सूट कर रहा होता है उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए उसको चूज़ करती है। इस सारे प्रोसेस को टारगेट मार्केटिंग कहते हैं या मार्केट टारगेटिंग कहते हैं। अब टारगेट मार्केट की ये यहाँ पे
डेफिनेशन है जो कि आपने नोट कर लेनी है। टारगेट मार्केट इज़ अ सेट ऑफ बायर्स हु शेयर सम कॉमन नीड्स और करेक्टरिस्टिक्स दैट द कंपनी डिसाइड और सर्व। ये है कि बायर्स जो हैं, ये सेट ऑफ बायर्स हैं, ठीक है, जिसमें बायर्स की कॉमन नीड्स और करेक्टरिस्टिक्स को समझते हुए कंपनी डिसाइड कर लेती है कि उसने क्या सर्व करना है। कंपनी हैज़ टू कंसिडर द सेगमेंट साइज, ग्रोथ, ये इसके पॉइंट्स हैं, सेगमेंट स्ट्रक्चर, अट्रैक्टिवनेस और एंड कंपनी ऑब्जेक्टिव्स एंड रिसोर्सेज बिफोर टारगेट द मार्केट। कंपनी ने इन चीज़ों को देख लेना है सेगमेंट करने से पहले कि उसका साइज़ क्या है, सेगमेंट का ये स्ट्रक्चर क्या है, इसकी क्या अट्रैक्टिवनेस है, ये सारा कुछ। द प्रिंसिपल ऑफ मार्केट सेगमेंटेशन इज़ इंटरनेशनल मार्केट हैव देयर ओन करेक्टरिस्टिक्स। इंटरनेशनल मार्केट में इनकी करेक्टरिस्टिक्स डिफरेंट है डिपेंडिंग ऑन द ऑब्जेक्ट ऑफ एनालिसिस। इन इंटरनेशनल मार्केट द फॉलोइंग टाइप ऑफ सेगमेंटेशन आर डिस्टिंग्विश। ये इंटरनेशनल मार्केट की पॉइंट है, ये भी आपने नोट कर लेना है, ये डिफरेंट है उससे। डिवीजन ऑफ द मार्केट बाय कंट्री और रीजन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कंज्यूमर ऑफ वन कंट्री अकॉर्डिंग टू मोर डिटेल्ड फीचर्स, ठीक है। ये आपने भी देख लेना कि एक कंट्री के जो है कंज्यूमर्स हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट कैसे हुए में वो डिटेल फीचर में कहाँ कहाँ पे फैले हुए हैं। द टास्क ऑफ सेगमेंटेशन इज इंटरनेशनल मार्केट क्लोजली रिलेटेड टू स्टडी ऑफ अट्रैक्टिवनेस इन द मार्केट। ये सारी थ्योरी लिखी हुई है, ठीक है, आपने ये सारी पढ़ लेनी है सारी थ्योरी, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट है, इसमें आपको सिर्फ थ्योरी है, आपको समझाने के लिए है, ठीक है। अब जी अगला आ गया जी, देयर सम टाइप्स ऑफ टारगेट मार्केट स्ट्रेटजीज़ जो है वो गिवन बिलो है, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ से। अनडिफरेंशिएटेड और मास मार्केटिंग, ये वो वाली मार्केटिंग टारगेट है जिसमें आपने टारगेट द होल मार्केट विद वन ऑफर एंड फोकसेस ऑन द कॉमन नीड्स अदर देन द वर्ड्स डिफरेंट। इसमें ये है कि आप लोगों ने एक ही चीज़ को ये नहीं देखना कि किसी को क्या पसंद है, किसी को क्या ज़रूरत है। आपने एक मास मार्केटिंग कर देनी है एक चीज़ की ही, ठीक है। जैसे कि इसकी ये एग्जांपल दे सकते हैं कि वन साइज़ फिट ऑल्स, ठीक है, एंड फोकस ऑन दिस स्ट्रेटजीज ऑन कॉमन नीड्स ऑफ कस्टमर्स। आपने किसी एक कॉमन चीज़ को देखते हुए एक चीज़ की मार्केटिंग कर देनी, टारगेट कर देना एक चीज़ को। अब डिफरेंशिएटेड और सेगमेंटेड मार्केट आ गई। Targeting several different market segments and designing separate offer for each and goal is to achieve higher sales and stronger position. Main purpose of this strategy is to focus on differences. ये अपने लोगों की ज़रूरियात के मुताबिक आपने इसको मार्केट करना है कि किसी एक चीज़ की जो किसी एक गोल को सेपरेट हर गोल को रखते हुए उसको आपने इसकी मार्केटिंग को टारगेट करना है। कि आपको जैसे पता है कि फ़लाँ हिली एरियाज़ में किस चीज़ की हमें ज़रूरत पड़ती, गर्म पानी की ज़रूरत है या मिसाल पे गर्म चीज़ों की ज़रूरत है, तो वो एरिया उसका डिफरेंट हो जाएगा, ठीक है। आपने वो एक स्पेशल चीज़ प्रोवाइड कर देनी है। उसके बाद में कंसंट्रेटेड या निच मार्केटिंग, ये जी एक स्पेशल क्लास के लिए ये मार्केट होती है, एक स्पेशल सेगमेंट। एक जैसे कि BMW वाले कस्टमर्स वो बहुत ही कम है दुनिया में, वो उस लिहाज से कोई ऐसी स्पेशल चीज़ आपने बना देनी है। अब ये माइक्रो मार्केटिंग को टेलरिंग मार्केट भी कहते हैं। उसमें इसका ये मतलब है कि टेलरिंग, जैसा कि टेलर हमारे मर्ज़ी के मुताबिक हमारा सूट सी देता है, तो इसी तरह इसकी मिसाल यूँ दी गई है कि आपने कस्टमर्स के मुताबिक, जैसा कि वहाँ पे किसी भी एरिया के कस्टमर्स हैं उसके मुताबिक आपने उनकी ज़रूरत को पूरा करते हुए मार्केटिंग टारगेट करना है। आपने ये नहीं देखना कि जैसा कि पहले एग्जांपल्स में है उसको नहीं आपने फोकस करना है, सिर्फ एक माइक्रो मार्केटिंग या टेलरिंग मार्केटिंग कहना है। अब लोकल मार्केटिंग है जी, डिज़ाइन डिफरेंट ऑफरिंग फॉर डिफरेंट लोकेलिटीज़ सच एज ब्रांड हैज़ डिफरेंट ऑफरिंग असॉर्टमेंट पोश एरियाज़। मतलब ये है कि आपने एक चीज़ सर जूते हैं मिसाल तौर पे, वो जो पोश एरिया में उसके आउटलेट होगा उस पे जो आर्टिकल्स पड़े होंगे वो एक मिडिल क्लास एरिया वाले वहाँ पे नहीं पड़े होंगे। मतलब कि आपने ये चीज़ देखनी है कि जो हमारी जो प्रोडक्ट है वो किस एरिया के लोग परचेज़ करना पसंद करते हैं, कौन सी चीज़ हमारी कहाँ पे ज़्यादा अच्छी सेल होगी। उसके बाद में
तीसरा जो हमारा पॉइंट है वो है प्रोडक्ट पोजीशनिंग का, ठीक है। आफ्टर सेगमेंटेशन एंड टारगेट मार्केटिंग, नाउ कंपनी हैज़ टू चूज़ पॉइंट ऑफ डिफरेंस। कंपनी ने दोनों में पॉइंट ऑफ डिफरेंस देखना है। व्हाट विल बी द पोजीशनिंग स्ट्रेटजी, द प्लेस दैट, ये इसकी डेफिनेशन है प्रोडक्ट पोजीशन की। द प्लेस दैट ऑर्गेनाइजेशन विशेस टू हैव इन द माइंड ऑफ कस्टमर्स, कि कस्टमर के जहन में कंपनी ने अपना क्या इमेज बनाना है जो कि उसके कंपटीटर से बेटर हो, ठीक है। एक अच्छा इमेज को कायम करने के लिए जो भी स्ट्रेटजी कंपनी यूज़ करेगी, इसको प्रोडक्ट पोजीशन कहते हैं, कि उसका प्रोडक्ट वो वाला हो जो कि कस्टमर के दिल में अच्छी, उसके जहन में अच्छी एक वैल्यू पैदा करे, ठीक है। और इस सारे प्रोसेस को प्रोडक्ट पोजीशनिंग कहते हैं। पोजीशनिंग डिपेंड अपॉन द पॉइंट ऑफ डिफरेंस एंड द पॉइंट ऑफ डिफरेंस इज कॉल्ड कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। पोजीशनिंग डिपेंड ऑन द पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस, पॉइंट ऑफ डिफरेंस जो भी होगा, जो कि डिफरेंस है एक कंपटीटर से हमारा, और इसको हम कॉम्पिटिटिव एडवांटेज कहते हैं, ठीक है। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज इसकी एक डेफिनेशन है, इज़ एन एडवांटेज ओवर कंपटीटर्स गेन्ड बाय ऑफरिंग कंज्यूमर ग्रेटर वैल्यूज़, कि आपने कंज्यूमर को अच्छी वैल्यू वाला प्रोडक्ट हमने ऑफ़र करना है लोअर प्राइस पे और मोर बेनिफिट पे, ठीक है। ये आपका कॉम्पिटिटिव एडवांटेज होगा। अब चौथा पॉइंट हमारा आ गया जी डिफरेंशिएशन का, ठीक है। ये आपने ये भी पॉइंट्स याद रख लेने हैं। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन आर गिवन बिलो। सबसे पहले प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, सर्विस डिफरेंशिएशन, चैनल, पीपल एंड इमेज। जो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन है वो फंक्शन है डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, जो एक प्रोडक्ट दूसरे प्रोडक्ट से डिफरेंट होगा, इसको प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन कहेंगे। उसके बाद में जी सर्विस है, आफ्टर सेल सर्विसेज आर डिफरेंट फ्रॉम अदर। सेल्स जो एक कंपनी लगा रही है वो दूसरी उससे डिफरेंट लगाएगी, तो ये सेल्स सर्विस आपकी डिफरेंट देने, एक कंपनी पे सेल लगी हुई है, दूसरे ने अपने प्रोडक्ट पे सेल लगा दी है, आप इसको इस तरह बता सकते हैं। चैनल डिफरेंशिएशन ये होगा कि एक कंपनी जो कंपटीटर है उसने अपनी सिर्फ दूसरी सेल लगाई हुई है ओपन, और जो आप आम मिसाल तौर पे बना रहे हैं अपनी सेगमेंटेशन, या उसको आप अपनी प्रोडक्ट्स को ऑनलाइन भी सेल करना शुरू कर दें, तो वो आपकी एक एडवांटेज हो जाएगा। कंज्यूमर आपका प्रोडक्ट ऑनलाइन भी परचेज़ कर सकेगा। अब पीपल डिफरेंशिएशन ये होगा कि आप कंज्यूमर को डील इस तरीके से करें कि जो आपके कस्टमर आपकी कस्टमर सपोर्ट के जो है नुमाइंदे, वो इस तरीके से डीलिंग करें कि कस्टमर आपकी तरफ मतवज्जो हो। जैसे कि आपने अक्सर देखा होगा कि कई जगहों पे एक स्पेशल यूनिफॉर्म में या एक स्पेशल स्टाइल ऑफ टॉकिंग होगा उनका, तो ये आप पीपल डिफरेंशिएशन इसको ये कहेंगे। इमेज डिफरेंशिएशन ये होगा कि अ कंपनी में डिफरेंशिएट इटसेल्फ फ्रॉम इट्स कंपटीटर बाय इमेज, कि एक अच्छा इमेज पैदा करे कंपनी। एक जैसा कि कुछ जगहों पे लिखा होता है कि अपनी चीज़ आप रिटर्न कर सकते हैं, ठीक है, और इसको आप रिफ़ंड भी करा सकते हैं। और कुछ जब कंपनीज़ ये ऑफ़र्स करती हैं तो कस्टमर इजीली उसका प्रोडक्ट परचेज़ कर लेता है, क्योंकि उसे कॉन्फिडेंस होता है कि अगर मुझे पसंद ना आया तो मैं इसको वापस और तब्दील भी करा सकता हूँ। तो इससे एक अच्छा इमेज जो कंज्यूमर के जहन में पैदा होता है। तो ये डिफरेंसेस मस्ट बी इम्पोर्टेंट है। ये इसके पॉइंट्स कुछ लिखे हुए हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज़ के लिए। इंपॉर्टेंट, डिस्टिंक्टिव, सुपीरियर, कम्युनिकेबल, प्रीएम्प्टिव, अफोर्डेबल और प्रॉफिटेबल, ये 7 पॉइंट्स हैं। इंपॉर्टेंट इसलिए कि ये वैल्यूएबल हो कस्टमर्स के लिए, डिस्टिंक्टिव हो, क्लियरली डिफरेंशिएट विद कंपटीटर्स, के कंपटीटर्स जो भी हमारी प्रोडक्ट के हैं इसके उससे आपकी जो है चीज़ वो अलहदा ही हो, अच्छी हो। सुपीरियर ये है कि जी हायर इन रैंक हो, क्वालिटी इसकी बहुत अच्छी हो। कम्युनिकेबल जो है, डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट ऑफरिंग, आप इसके बारे में अच्छे तरीके से बात कर सकें, या डिफरेंशिएट कर सकें प्रोडक्ट को जो ऑफरिंग हमें कर रही। आपकी जो सेल है वो ज़्यादा होगी जब आप चीज़ को फर्स्ट टाइम लॉन्च करेंगे कंपटीटर से। अफोर्डेबल ये कि आप कोई ऐसी चीज़ मत बना दें कि जो कि आम कस्टमर अफोर्ड ही ना कर सके, ठीक है। टारगेट कस्टमर्स विल बी एबल टू बाय अ डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट, कि आप उन कस्टमर को टारगेट करें कि जो आपकी प्रोडक्ट को ईज़िली
अफोर्ड भी कर सकें। प्रॉफिटेबल ये कि आपकी इतनी मेहनत करनी है आपने कंपनी ने, तो वो आपको प्रॉफिट भी जनरेट करके दे। ये ना हो कि आप इतनी मेहनत भी करें और आपको हाथ भी कुछ ना आए। तो ऐसा आपने कोई सेगमेंट डिफरेंशिएशन करनी है। आफ्टर सेगमेंटेशन डिफरेंशिएशन पोजीशन, नाउ कंपनी हैज़ टू डिसाइड अबाउट द वैल्यू प्रोपोजिशन। ये वैल्यू प्रोपोजिशन की डेफिनेशन है। वैल्यू प्रोपोजिशन इज़ अ फुल मिक्स ऑफ बेनिफिट्स अपॉन विच अ ब्रांड इज़ पोजिशनड। कि किसी भी कोई भी ब्रांड जो है वो पोजीशन किस चीज़ पे है कि फुल मिक्स ऑफ बेनिफिट्स, जो भी वो बेनिफिट्स हासिल कर रहा है, इट इज़ द आंसर टू कस्टमर्स क्वेश्चंस। आप लोगों ने उसको सेटिस्फाई करना है, व्हाई शुड आई बाय योर प्रोडक्ट। ठीक है, कि ये वो बेनिफिट्स आप कौन कौन से बेनिफिट दे रहे हैं कस्टमर को और किस तरह सेटिस्फाई कर रहे हैं कि कस्टमर आपका प्रोडक्ट क्यों परचेज़ करेगा। ऑप्शन टू डिसाइड वैल्यू प्रोपोजिशन, देखिए ये एक चार्ट सा बना हुआ है। ठीक है, इसमें आपने अगर आप मोर बेनिफिट देंगे और मोर प्राइस रखेंगे तो आपका प्रोडक्ट कभी भी नहीं चलेगा। अगर आप मोर प्राइस रखेंगे और जो क्या उसे कहते हैं सेम अगर प्राइस पे आप मोर देंगे तो आपको कुछ बेहतर होगा, और अगर आप लेस प्राइस पे मोर देंगे तो ये भी आपका बहुत बेहतर होगा। जैसे कि चाइना पे आजकल चाइना की चीज़ें कि आपको चीज़ें ज़्यादा अच्छी मिलती हैं और उसके प्राइस बहुत लो होते हैं। अगर आप सेम देंगे लेस प्राइस पे तो कोई भी आपसे परचेज़ नहीं करेगा। अगर आप लेस फॉर मच लेस, अगर आप कुछ भी नहीं देंगे कुछ भी तो ये चलेगा ही नहीं। ठीक है, यहाँ पे इसकी डिटेल लिखी हुई, प्राइस एंड क्वालिटी बेनिफिट्स आर मोर देन कंपटीटर्स, मोर फॉर द सेम, मोर बेनिफिट्स एंड सेम प्राइस एंड कंपटीटर्स। अब आप बेनिफिट ज़्यादा दे रहे हैं, आपके जो प्राइस हैं वो सेम है कंपटीटर से। ठीक है, तो भी लोग परचेज़ कर लेते हैं। मोर बेनिफिट्स एंड लेस प्राइस देन कंपटीटर्स, ये बड़ा इफेक्टिव है क्योंकि लोग बेनिफिट ज़्यादा लेना चाहते हैं, प्राइस कम, बेशक वो प्राइस के मामले में ज़रा कम उसे पे करना चाहते हैं। सेम फॉर द लेस, सेम बेनिफिट्स एंड लेस प्राइस देन कंपटीटर्स, ये भी नॉर्मल सा ही है। ठीक है, ये इतना नहीं चलता। लेस फॉर मच लेस, लेस बेनिफिट्स एंड लेस प्राइस एज़ कम्पेयर टू कंपटीटर्स, ये तो बिल्कुल भी नहीं इफेक्टिव। ठीक है, ये हो गया जी आज का थीम नंबर 7। तो बाकी अब ये जो इसके एंड पे आपके हैंडआउट्स में ये जो उन्होंने क्वेश्चन दिए हुए हैं, ये मैंने देखे, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनको आपने लाजमी तौर पे ये उसी में से ही उन्होंने क्वेश्चन पूछे हुए हैं सारे। ठीक है, तो ये आपने लाजमी कर लेने। ठीक है, जैसे कि वही वाला डिफरेंशिएट बिटवीन साइकोग्राफिक एंड जियोग्राफिक, ये मैंने पहले एक्सप्लेन कर दिया है, ये सारा आपने कर लेना। इसमें से लाजमी क्वेश्चन आएंगे। ये देख लें जी, व्हाट इज़ ऑड एंड इवन प्राइसिंग। ये वो आपने अक्सर देखा होगा, सेल लगाई होती है कि जी फ़लाँ चीज़ 99 रुपीज़ की है, तो इसको ऑड प्राइसिंग कहते हैं, और जो इवन है कि वो 100 रुपीज़ की चीज़ है, इसको हम लोग इवन प्राइसिंग कहते हैं। क्योंकि ये कस्टमर की साइकी पढ़ने वाली बात है कि उसने कहना जी ये जी 299.99 की है, होती वो 300 की है, पर फौरी तौर पे हम लोग कहते हैं कि ये चीज़ तो 200 की है। तो ये चीज़ है। ठीक है, वैल्यू प्रपोजिशन की भी मैंने डेफिनेशन आपको बता दी है। तो ये सारे क्वेश्चन 8 क्वेश्चन हैं, इनको आप अच्छी तरीके से सॉल्व कर लें। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें। होप फॉर द बेस्ट। अल्लाह हाफ़िज़।